नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल। उम्मीद है आपकी दिवाली अच्छे से बीती होगी। तो एक बार और सबको हैप्पी दिवाली। अभी तो दिवाली आपका चलेगा छठ तक, तो सबको हैप्पी दिवाली है। और दोस्तों इसके बाद से चलिए इस दिवाली के चक्कर में अपना क्लास ना भूलें। तो आज फिर लेकर मैं हाजिर हूँ सीटेट की और यूपीटेट के रिकॉर्डिंग अगली क्लास, जिसमें कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच थिंकर्स डज नॉट कंसीडर रेनफोर्समेंट इंपॉर्टेंट इन लर्निंग। कौन सा विचारक सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता? स्किनर, टॉलमैन एंड गुथरी, हल एंड गुथरी, या फिर सभी? बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। पहले आपको तो स्किनर पता ही है, पुनर्बलन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ये जो है टॉलमैन और गुथरी ने, जिसमें जो गुथरी हैं इन्होंने समीपता का सिद्धांत दिया था। आपने पढ़ा भी होगा समीपता का सिद्धांत। समीपता का सिद्धांत दोस्तों, समीपता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। इनके अनुसार समीपता का सिद्धांत का अर्थ ये है कि यदि व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका एक टाइम के भोजन से ही उसका कार्य चल जाता है, तो उसे दोबारा भोजन देने की क्या जरूरत है। जैसे इनका मानना है कि बार बार पुनर्बलन न दीजिए, जिसका एक बार पुनर्बलन देने से ही उसका आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो दोबारा पुनर्बलन देने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों स्किनर भी बात करते हैं, क्योंकि हल बात करते लेकिन गुथरी बात नहीं करते, इसलिए ये ऑप्शन सबसे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों कि हल और गुथरी जो हैं आपके पुनर्बलन की बात नहीं करते हैं। और यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है। अकॉर्डिंग टू स्किनर, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन रिजल्ट्स इन, मतलब जो बच्चों का विकास होता है उसमें स्किनर के अनुसार उसका परिणाम क्या होता है? अनुकरण और पुनर्बलन का, परिपक्वता का, व्याकरण में प्रशिक्षण का, अंतंजलि योग्यताओं का। बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो आपको सबसे पता है, सबको पता है दोस्तों कि बच्चों में जो सबसे पहली जो भाषा की पहली स्टेज होती है, वो सबसे पहले क्या होती है दोस्तों? अनुकरण करने से। मतलब जब वो किसी चीज़ का अनुकरण करते हैं, मतलब देख कर सीखना सबसे शुरू में बच्चे क्या होते हैं, सब जैसा जो बड़े उनके सामने करेंगे वैसा ही वो एब्जॉर्ब करेंगे दोस्तों। तो एब्जॉर्बेशन जो होता है सबसे बेस्ट होता है। तो ये होगा अनुकरण और पुनर्बलन का जो कहते हैं इमिटेशन ऑफ रेनफोर्समेंट वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट नॉट टू डू रिजॉल्व द लर्निंग प्लेट्यू। सीखने के पठार के निराकरण के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सीखने का पठार और सीखने का वक्र। और दोस्तों पूछ ले कि अधिगम, मान लीजिए क्वेश्चन ना दूसरे क्वेश्चन बदल दे कि अधिगम में सीखने का पठार और सीखने के वक्र से आप क्या समझते हैं? सीखने का वक्र अच्छा है अधिगम में कि सीखने का पठार? तो दोस्तों सीखने का वक्र का हमेशा ग्राफ ऐसे बनता है, मान लीजिए ऐसे, फिर ऐसे बन सकता है, फिर ऐसे बन सकता है, फिर ऐसे ऐसे, मतलब। और सीखने का पठार मतलब जैसे मान लीजिए आप हैं, सीखने का पठार सीधा बनेगा। सीखने का पठार क्या हुआ है कि आपका अधिगम रुक चुका है, जहाँ पे है वहीं से आप रुक चुके हैं, आप उसमें कोई भी एक्टिविटी में कोई अधिगम नहीं हो रहा है। और सीखने का वक्र का मतलब क्या होता है दोस्तों? कभी आपका हाई हो सकता है, कभी लो हो सकता है किसी परिस्थिति के कारण, फिर कभी हाई हो सकता है। इसमें तमाम सारी दिक्कतें आ सकती हैं, बीमारियाँ आ सकती हैं, या फिर और भी बाहरी चीज़ें जो हैं आपको इफेक्ट कर सकती हैं। तो इसमें सीखने का वक्र में क्या होता है, कभी ग्राफ आपका नीचे आएगा, कभी आपका ग्राफ ऊपर आएगा। लेकिन सीखने का पठार क्या होता है दोस्तों कि एक वे में एकदम जहाँ आपने अधिगम छोड़ा था वहीं पे रुक गया है काफ़ी दिन तक, चाहे काफ़ी देर तक, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अधिगम का पठार और अधिगम का वक्र। मान लीजिए जैसे आ गया, जैसे मान लीजिए आप हैं ये, ठीक, आपका ग्राफ ऐसे बना है, आपने शुरू में तो स्टार्ट किया अच्छे से, फिर आपका ऐसे आया, फिर कभी ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर कभी ऐसे चला गया, फिर ऐसे। तो ये दोस्तों अधिगम का पठार है कि मैंने आपका पहले यहाँ अधिगम हुआ, फिर कभी लो हुआ, फिर कभी हाई हुआ। और अधिगम का वक्र, ये वक्र है दोस्तों। और अधिगम का पठार क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप हैं, आपका अधिगम ऐसा हुआ, फिर ऐसे हुआ, कुछ दिन बाद जाके ऐसे सीधा, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? आपका कोई लर्निंग नहीं हो रही है। तो दोस्तों अधिगम का पठार के निराकरण क्या नहीं करना चाहिए? तो सीखने वाले को प्रेरित और प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल।
उनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए, लेकिन दंडित करने वाला तो उसी तरह ऑप्शन गलत है ये। तो दोस्तों मेरा मोटो ये था कि अधिगम का पठार और अधिगम वक्र में अधिगम का वक्र बेस्ट है, अधिगम का पठार सही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कि व्हेन डिड एजुकेशन साइकोलॉजी टेक ऑन ए क्लियर एंड डिफिनिट फॉर्म, शिक्षा मनोविज्ञान में स्पष्ट और निश्चित स्वरूप धारण किया। 1900, 1920, 1930, 1940 बताएं दोस्तों, बताएं। दोस्तों आपको पता है कि उसका फेमस परिभाषा है कि शिक्षा मनोविज्ञान ने पहले आत्मा को छोड़ा, ये वाला ऑप्शन जो परिभाषा है, आत्मा को छोड़ा, और ये मैंने कई बार पढ़ा चुका दोस्तों। सबसे शिक्षा मनोविज्ञान ने पहले चेतना को धारण किया, आत्मा को छोड़ा, फिर अभी व्यवहार को वर्तमान में अपनाए हुए है दोस्तों। तो ये सबसे कब ये स्वरूप में आया था? 1920 में। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें व्यवहार को अपनाए हुए है, तो जो बिहेवियर वाला मनोविज्ञान है वही 1920 से माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा द मैसेज ऑफ द पर्सन शो, व्यक्ति के संदेशों से पता चलता है। संदेश नहीं, संवेग है दोस्तों, ये संवेग, संवेगों से पता चलता है, आनंद एवं सुख से, व्यक्तिगत भिन्नता से, आत्मगौरव से, उपरोक्त से। मतलब संवेग क्या होता है दोस्तों? आपके अंदर की जो भावनाएं हैं, जो उथल पुथल भावनाएं, उत्तेजनाएं हैं, वही क्या है? संवेग है। आप खुश होते हैं तभी आपके चेहरे पर रिफ्लेक्शन दिखेगा आप खुश हैं, दुखी हैं तभी आपके चेहरे से कोई पता चल जाएगा, कभी कोई टेंशन है जाएंगे दुखी है, रो रहे हो तब पता चल रहा है कोई दुख है, हंस रहे हो तो आप बहुत खुश हैं, कष्ट में हो, जब तमाम जो संवेग क्या है आपके रिफ्लेक्शन उसी तरह पता चल जाएगा दोस्तों। तो क्या होता है, आप जब खुश होते तभी संवेग पता चलता है, व्यक्तिगत भिन्नता से भी संवेग पता चलता है, आत्मगौरव, आप कोई अच्छी पोजीशन पर हो तो उसका जो आपके अंदर जो प्राइड होगा उसको भी पता चलता है दोस्तों। तो उपरोक्त सभी से इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि ग्रोथ इज द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू अडॉप्ट टू द न्यू सिचुएशन, दिस स्टेटमेंट इज, वृद्धि एक व्यक्ति की नवीन परिस्थितियों से अनुकूलन करने के समर्थ है। यह कथन किसका है? वेल्स, टर्गन, एविंगहॉस, एविंगहॉस है ये दोस्तों, एविंगहॉस या फिर विलियम स्टर्न, बताएं दोस्तों। बुद्धि एक व्यक्ति की नवीन परिस्थिति से अनुकूलन करने वाला। दोस्तों इसको थोड़ा सा ट्रिक पता चलेगा तो वो लगा सकते हैं। आपको पता है कि वेल्स ने हिंदी बुद्धि की बात नहीं की, टर्मन ने की थी दोस्तों, या टर्मन है ये, टर्मन। दोस्तों इसमें हो जाएगा विलियम स्टर्न जो है का ये परिभाषा, इसको एज इट इज आपको याद कर लेना है, विलियम स्टर्न, क्योंकि दो ही लोग उसमें बुद्धि वाले थे। नेक्स्ट है हमारा विच थ्योरी डज थॉर्नडाइक बिलीव अबाउट द नेचर ऑफ ग्रोथ, थॉर्नडाइक वृद्धि के प्रकृति के विषय में कौन सा सिद्धांत मानता है? थॉर्नडाइक वृद्धि की प्रकृति के विषय में कौन सा सिद्धांत मानता है? एक शक्ति का सिद्धांत, विविध शक्ति का सिद्धांत, बहुशक्ति का सिद्धांत, या दृश्य शक्ति का सिद्धांत। दोस्तों ये भी ऐसे भी पूछ सकता है कि जो बालू की थ्योरी वाली जो बात थी, जो बालू सिद्धांत है, बालू सिद्धांत, ये भी किसने दिया था दोस्तों? थॉर्नडाइक ने ही दिया था, इनका बड़ा फेमस है, तो इसको ये भी बताया जाता है कि उन्होंने बुद्धि में भी बड़ा काम अच्छा किया था। तो दोस्तों वो कौन सा है? बहुशक्ति का सिद्धांत। इंग्लिश गलत है दोस्तों, उसको मत ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए बहुशक्ति का सिद्धांत, मतलब इन्होंने बालू के टीले का सिद्धांत भी दिया था थॉर्नडाइक ने। उनका मानना था जब व्यक्ति के किसी के पास कोई समस्या आती है तो सारी जो बुद्धियाँ, जो उनके बुद्धि के जो घटक हैं वो एक साथ मिलकर एक टीले का निर्माण करते हैं और अपने समाधान को अपने खुद क्या कर लेते हैं, आदमी व्यक्ति ढूंढ लेता है। तो बालू के टीले का सिद्धांत भी पूछ दोस्तों किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्रोथ आर फाउंड अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन, स्पीयरमैन के अनुसार वृद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सब में मिलती है? सामान्य बुद्धि, विशिष्ट बुद्धि। आपको बताया दोस्तों स्पीयरमैन ने दो प्रकार की बुद्धि बताई थी, एक जर्नल फैक्टर और एक स्पेसिफिक फैक्टर। इस जर्नल फैक्टर क्या बताया था उन्होंने? ये सब में मिलती है, ये जन्मजात होती है और सब में मिलती है। स्पेसिफिक फैक्टर बाद में आती है दोस्तों। तो कौन सी है? सामान्य बुद्धि। सामान्य बुद्धि क्या है? ये सबको प्राप्त होती है और जन्म से सबके अंदर होती है क्या? जर्नल फैक्टर जो होती है। तो दोस्तों क्या होगा, क्या यही पूछा ही था कि स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सब में मिलती है? तो सामान्य बुद्धि। इस जो स्पेशल जो है वो स्पेसिफिक जो है वो सब में नहीं होती, लेकिन जर्नल जो फैक्टर होता है वो बुद्धि का वो सब में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टेस्ट फॉर ग्रोथ टेस्ट, बुद्धि परीक्षण के पहला परीक्षण निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आपको पता है दोस्तों कि बुद्धि से रिलेटेड पहला परीक्षण कौन था? जल्दी बताया।
उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो सबसे पहला पता है क्या है, वीनेस साइमन ने किया था 1905 कहाँ पे किया था दोस्तों, तो फ्रांस में किया था। कहाँ किया था, फ्रांस में। वीनेस साइमन परीक्षण सबसे पहला बुद्धि परीक्षण था, 1905 में किया था। और कहाँ किया था दोस्तों, फ्रांस में किया था। नेक्स्ट है हमारा कि अकॉर्डिंग टू द पियाजे एट द स्टेज ऑफ न्यूमेरिकल डेवलपमेंट द चाइल्ड रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट एस्टेब्लिशमेंट। पियाजे के अनुसार संख्यात्मक विकास के चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। मूर्त संक्रियात्मक चरण में, औपचारिक संक्रियात्मक चरण में, संवेदी प्रेरक चरण में या पूर्व संक्रियात्मक चरण में। वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है दोस्तों, बताएं। वस्तु स्थायित्व का मतलब ये कि कोई उसकी चीज, उसके सामने से जब कोई चीज हट जाती है तो उसके दिमाग से उसका कॉन्सेप्ट हट जाता है। तो दोस्तों किस अवस्था में होती है, जैसे मान लीजिए जैसे आप उसके बच्चा कोई है, उसके सामने कोई जिद कर रहा है किसी चीज को, अब उसको कहे कि नहीं ये कौवा ले गया, जैसे उसकी आंखों से वो वस्तु ओझल होते ही वो उसके दिमाग से वो कॉन्सेप्ट हट जाता है, वही वस्तु स्थायित्व होता है दोस्तों। तो किसमें होता है दोस्तों, संवेदी प्रेरक, जो 0 से 2 वर्ष का होता है, पहली स्टेज जो जीन पियाजे की है वो। उसके बाद से बताइए दोस्तों कि 2 से 7 वर्ष, 7 से 11, 11 से 18, 4 स्टेज दिया था उन्होंने, संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। इसको एक जीएन पियाजे काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीटेट और सीटेट दोनों के लिए, तो इसको बड़े अच्छे से मैंने पढ़ाया भी है और भी एक बार उसको रिवाइज करते रहिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पिटेंसीज विल स्ट्रॉन्ग स्कूल प्रमोट द मोस्ट इन इट्स टीचर। एक सशक्त विद्यालय में अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा, बताएं दोस्तों। एक सशक्त प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो सशक्त विद्यालय है तो अपने शिक्षक में निम्नलिखित योग्यताओं में से किससे सर्वाधिक बढ़ावा देगा, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासित स्वभाव, बताएं दोस्तों। तो आपको पता है कि जब कोई विद्यालय होगा तो उसमें अनुशासन तो होगा ही, तो ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। स्मृति की बात हम करते नहीं हैं क्योंकि ये एनसीएफ 2005 अकॉर्डिंग टू द एनसीएफ 2005 ये बंद है। परीक्षण करने की प्रवृत्ति नहीं, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति क्या है कि एक जो मतलब स्वस्थ जो प्रतिस्पर्धा है जो बच्चों में वो होनी चाहिए। इस प्रतिस्पर्धा का मतलब आप दूसरा मत लगा लीजिएगा, स्वस्थ जो होता है कंपटीशन वो होनी चाहिए। और इसका ऑप्शन का ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन मीन्स दैट ऑल स्टूडेंट्स। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र, प्रगतिशील प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं दोस्तों, कि किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र, धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। तो ये तो आपका क्या होता है, ये आपका क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। क्या है दोस्तों, समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है ये समावेशी शिक्षा है, समावेशी। ये समावेशी शिक्षा है दोस्तों जिसमें सारे जाति, वंश, मूल, अधिकार आदि के अवॉइड करते हुए सबको एक साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा है। समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमता को सिद्ध करना नहीं, बिना किसी वेद के समान ये भी नहीं। ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूल होता था, उनके भविष्य के कार्य में सहायक हो। ये सही है दोस्तों। मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन मतलब क्या हुआ कि ऐसी शिक्षा जैसे उनको कुछ जो गरीब बच्चे हैं जिनका दिमाग से कमजोर है उनको ऐसा कुछ सिखाना जैसे वो भविष्य में अपनी रोजी रोटी चला सकें। दैट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट चले हम तो इन द मूवीज, इतनी देखिए दोस्तों, शादी में जरूर आना मूवी में हीरो द्वारा डीएम बनकर हीरोइन को नीचा दिखाना किसके अंतर्गत आता है। गाना सुने ना आपने, वो ठुकरा के ऐसा कुछ तो था। तो उसमें पूछ रहा है कि उसमें अंतर्गत आता है युक्तिकरण के अंतर, पर्सनिफिकेशन था, सब्लिमेशन था, प्रोजेक्शन था या फिर कोरिलेशन था, बताएं दोस्तों। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा दोस्तों व्यक्तिकरण क्या है। तो व्यक्तिकरण क्या होता है दोस्तों, पर्सनिफिकेशन और प्रक्षेपण। प्रक्षेपण मतलब होता है अपना दोष किसी और पर मत देना। जैसे आप सबने किया होगा, जब आप घर में मान लीजिए जब छोटे थे आपसे कोई सामान टूट गया और आपका छोटा भाई बहन है, मम्मी ने पूछा कुछ नहीं तोड़ा ये, तो आप बोल देते तुरंत कि मेरे छोटे भाई छोटे ने तोड़ा है, चाहे छोटी बहन ने तोड़ा है, चाहे मतलब अपना दोष किसी और पे मत देना। क्या कहलाता है दोस्तों, प्रक्षेपण कहलाता है। दैट इज प्रोजेक्शन। कोरिलेशन क्या कहलाता है, तदात्मीकरण। और उदात्तीकरण, उदात्तीकरण क्या होता है दोस्तों, तो उदात्तीकरण मतलब होता है जब आप
कोई चीज़ प्राप्त करना चाहते हो लेकिन आपको वो असफल रहे तो बोलते हैं वो अच्छा नहीं था, सही नहीं था। जैसे वो कहानी सुने हो ना कि वो लोमड़ी अंगूर को बार बार कूदती है, उसको लेने के लिए जब अंत में हार जाती है तो बोलती है अंगूर खट्टे हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ प्राप्त कर लेना जिसके बाद में आप असफल होते हो, नहीं प्राप्त कर पाते हो, तो उसकी बुराई कर देना क्या कहलाता है दोस्तों? सब्लिमेशन कहलाता है। ठीक, बचा ये आपका तादात्म्यकरण। तादात्म्यकरण क्या है दोस्तों? इसको मैंने बड़े डिटेल में उसकी पूरी एक क्लास ली है, जितने भी रक्षा तंत्र युक्तियाँ होती हैं सारी क्लास ली है मैंने, लिस्ट में जाइए आप, मैंने उदाहरण दे दे के उसमें समझाया हुआ है। हर सब पे 1-2 क्वेश्चन है, हर ऑप्शन में 2-2 क्वेश्चन बनाया है मैंने उसमें, बड़े डिटेल्स जरूर देखिए आप। तो दोस्तों कोरिलेशन मतलब होता है कि जब किसी चीज़ में आप थक हार जाते हो तो क्या कर लेना, उसको अपने मतलब अपने सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने का काम जो है, जैसे मान लीजिए उसको धोखा मिलता है, उसके बाद वो IAS ऑफिसर बन जाता है, ये क्या रहता है दोस्तों? कोरिलेशन कहलाता है। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, आप छोटे बच्चे के विकास के लिए उसको रखने की आदत डालेंगे, सक्रिय पर जोर देंगे, व्यायाम करने पर जोर देंगे, या 3 Rs विल टीच, 3 Rs शिक्षा देंगे, बताएं दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों कि जब छोटा बच्चा होता है तो उसको स्वक्रिया, मतलब ये NCF 2005 में कहता है कि लर्निंग बाय डूइंग, मैंने उसके खुद के एक्सपीरियंस होने चाहिए, खुद करे तो बेहतर होगा शिक्षा, तो स्वक्रिया पर जोर देंगे। नेक्स्ट है हमारा, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए राज्य भाषा, अंग्रेजी भाषा, मातृभाषा। तो कितनी बार पढ़ चुके हैं दोस्तों कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा होनी चाहिए, ताकि वो किसी चीज़, जैसे मान लीजिए साउथ का बच्चा है, वो एक को N बोलता है तो उसको नहीं, आप A1 समझाओगे नहीं समझ पाएगा, तो उसको मातृभाषा में उसको समझाओगे आप दिखा के, तो जल्दी से उसको एनवायरनमेंट मिलेगा, उसमें वो कैजुअल रहेगा, उसको कंफर्ट जोन में रहेगा कि चलो मेरे मतलब उसको मातृभाषा, उसको अलग मत कीजिए, उसको उपेक्षा मत कीजिए, और मातृभाषा में उसको सिखाएंगे तो बेहतर सीख पाएगा और बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा। इसलिए हमारा क्या होगा? मातृभाषा इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा, किस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। अगर दोस्तों ये पूछता कि किस अवस्था में मतलब दिमाग का विकास ज़्यादा हो जाता है, तो शैशवावस्था में लगभग 90% आपका दिमाग जो है विकसित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या करें? मानसिक विकास, मतलब मानसिक विकास मतलब हर चीज़ के विकास, बोलने का, सब समझने का, ये सब तरीके के जो विकास होते हैं। जो वृद्धि की बात करें तो शैशवावस्था, लेकिन विकास की बात करें दोस्तों तो बाल्यावस्था इज सेंसिटिव एज, और उसमें वो तमाम सारी बातों को सीखता है, मिलता है लोगों से, हर चीज़ उसको समझने की जिज्ञासा होती है, हर चीज़ समझना चाहता है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा किस में होता है दोस्तों? बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था में भी अगर पूरे बाल्यावस्था होता तो और बेस्ट होता, वो पूरे बाल्यावस्था भी हो जाता। मतलब 6 से 11 वर्ष का जो अवस्था होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है मानसिक विकास के लिए। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है, किसने कहा था? तो ये बड़ी फेमस परिभाषा है दोस्तों, फ्राइड का, सिगमंड फ्राइड का, ये मनोविश्लेषणवाद से जुड़े हैं ये, इनकी बड़ी फेमस परिभाषा है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना था, व्हाट एवर हैपेंस टू मैन इज मेड इन द फर्स्ट 4 to 5 years। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ये किसने कहा था दोस्तों? सिगमंड फ्राइड। अगला है कि व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड मोमेंटम। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, तो दोस्तों ये हम लोग कर चुके हैं, उत्तेजना हो एवं भागों में उथल पुथल। पिछले पेपर का भी कुछ क्वेश्चन है इसमें दोस्तों, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास है। तो दोस्तों पता है ये आपको कि विकास क्या है आपका? इज अ लॉन्ग टर्म, ये ब्रॉड सेंस है विकास। विकास में आपका क्या आ जाएगा? कितनी बार हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्या क्या आ जाएगा दोस्तों? P, C, E और S। मतलब फिजिकल मतलब क्या होता है आपका? शारीरिक विकास। कॉग्निटिव आ जाएगा, मतलब मानसिक संज्ञानात्मक विकास। इमोशनल मतलब भावनात्मक विकास। सांवेगिक विकास, या सोशल मतलब सामाजिक विकास। मतलब चारों पक्ष आपके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक चारों पक्ष आ जाएंगे, तो वो क्या होता है? विकास होता है। तो वृद्धि किस में जुड़ जाएगा दोस्तों? फिजिकल में जुड़ जाएगा। कुछ शारीरिक विकास है, जैसे बालों का बढ़ना, लंबाई बढ़ना, हाथों का बढ़ना, ये सब क्या है आपका? वृद्धि है। तो ये क्या है? एक दूसरे के विरोधी नहीं, गलत है, समान भी नहीं हो सकते, इनमें से कोई तो होगा ही नहीं। तो क्या होगा दोस्तों? एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि क्या है? वृद्धि क्या है? विकास में ही सन्निहित है, इसलिए क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा? एक दूसरे के पूरक। नेक्स्ट हमारा कि वंशानुगतता का निर्धारण होता है जीन्स के द्वारा, क्रोमोसोम के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो आपको सबको पता है दोस्तों, जीन्स के द्वारा वंशानुगतता होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को
लक्षण क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जीन्स। आपको उसमें उसमें ये भी दिया होगा दोस्तों, गुणसूत्र भी दिया होगा ऑप्शन में, आपको ये भी ऑप्शन दे सकता है गुणसूत्र। तो गुणसूत्र पर टिक नहीं करना है दोस्तों, जीन्स के द्वारा, जीन्स ही हो क्या होते हैं, अनुवांशिकता के वाहक होते हैं, वही उसको ट्रांसफर करते हैं, तो जीन्स होगा, गुणसूत्र नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स इज अहेड बाय, बालिकाओं का भाषा का विकास बालकों से आगे हो रहा है किस अवस्था में। तो दोस्तों जो बालिकाएं होती हैं उनका भाषा का विकास बाल्यावस्था में बालकों की अपेक्षा बहुत तेज होता है, क्योंकि देखो आप छोटे, आपका घर में ही देख लेना, जो बच्चियां होंगी, जो मतलब जिनकी उम्र 6 से 11 के बीच में होगी, बहुत ज़्यादा बोलती होंगी, बहुत एक्टिव होंगी, बहुत अच्छा, मतलब बहुत सवाल पूछती होंगी। और जो लड़का को धोंदू की तो बस खाएगा बैठे, उसको कोई मतलब नहीं है, हर बात में उसकी मम्मी बोलेगी ये बहुत बहुत बेवकूफ़ है, कोई काम नहीं करता है जल्दी, कोई किसी में एक्टिव नहीं होगा। और लड़कियां उस समय में बहुत तेज होती हैं बोलने में, हर चीज़ में। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा विकास किसमें होता है, भाषा विकास किसमें होता है, बाल्यावस्था में। लड़कियों का सबसे ज़्यादा विकास बाल्यावस्था में होता है भाषा का। अगला है, इफ यू आर ए प्राइमरी स्कूल टीचर व्हाट विल यू डू टू डेवलप थिंकिंग इन चिल्ड्रन। आप प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक है, तो आप बच्चों में चिंतन विकसित करने के लिए क्या करोगे, स्वतंत्र वातावरण की व्यवस्था करोगे, अचानक समस्या प्रस्तुत करोगे, उत्तरदायित्व सौंपना उपयुक्त सभी। तो दोस्तों प्राइमरी ना 6 से बच्चों में समस्या प्रस्तुत करने कैसे कर पाएंगे, तो एक ही ऑप्शन है स्वतंत्र वातावरण का व्यवस्था करोगे। मतलब बच्चे स्वतंत्र वास्तव मतलब क्या, छोड़ दो कुछ भी करे, नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि वो मतलब उन बच्चों को थोड़ा इतनी फ्रीडम दी जाएगी कि वो अपनी बात को अध्यापक से बेहिचक कह सके, वो क्या दिक्कत है, मतलब अपनी क्रिया को बता सके और डरे नहीं। ये क्या है, स्वतंत्र वातावरण का मतलब है। तो ये ऑप्शन सही है दोस्तों, स्वतंत्र वातावरण की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेक्ट फाउंडेड बाय वुंट। वुंट के द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम क्या था, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद, संरचनावाद या साहचर्यवाद, बताएं दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता है कि प्रकार्यवाद से कौन जुड़ते हैं, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स क्या है दोस्तों, विलियम जेम्स क्या है, आपके प्रकार्यवादी हैं। मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड है। संरचनावाद से कौन जुड़ते हैं दोस्तों, विलियम वुंट। कौन जोड़ते हैं दोस्तों, वुंट जोड़ते हैं। और इन्होंने क्या किया था, तो सन 1905 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में इन्होंने पहली प्रयोगशाला खोली थी, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली थी। कौन, विलियम वुंट ने, इसलिए इनको संरचनावादी नाम से जाना जाता है। आप ये नोट कर लीजिएगा। प्रकार्यवाद जो है, फंक्शनलिज्म कौन है, विलियम जेम्स है। साइको एनालिटिज्म कौन है, सिगमंड फ्राइड। एंड संरचनावाद जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरलिज्म कौन है, विलियम वुंट, जिसने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में सन 1905 में इन्होंने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली थी। नेक्स्ट है हमारा कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इतिहास बहुत छोटा है, किसका कथन है, तो बड़ी फेमस कथन है दोस्तों एबिंगहॉस की। एबिंगहॉस की ये बड़ी फेमस का कथन है। अब बहुत इंपॉर्टेंट भी, इसको आप एज इट इज याद कर लें। नेक्स्ट है हमारा कि हु एमंग द फॉलोइंग थ्योरिटिस्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट चिल्ड्रन स्टडी रिगरलेसली फॉर देयर इंटेलिजेंस एंड डेवलपमेंट। निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से किसका मत है कि बच्चे अपनी बुद्धि और विकास के लिए कठोर अध्ययन करते हैं, बंडूरा, स्किनर, पियाजे, मैस्लो। तो आपको पता है कि बांडूरा ने, अल्बर्ट बांडूरा ने कौन सा दिया था दोस्तों, अधिगम, मतलब सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, अनुकरण जिसमें होता है, मॉडल थ्योरी दिया था इन्होंने। मैं स्किनर पता है पुनर्बलन का सिद्धांत, पियाजे आपको पता ही है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। मैस्लो ने ये बात कही थी दोस्तों, क्या बुद्धि और विकास के लिए कठोर अध्ययन करते हैं, और इन्होंने पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया था। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मैस्लो, 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 मैस्लो। नेक्स्ट है हमारा कि सामूहिक अचेतन का संप्रति दिया था, तो सब पावलाव, स्किनर, फ्राइड या यूंग। तो आपको पता है दोस्तों, पावलाव ने क्या दिया था, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत दिया था इन्होंने, वो कुत्ते वाला प्रयोग इन्होंने किया था। स्किनर आपको पता है पुनर्बलन का सिद्धांत। फ्राइड ने क्या दिया था दोस्तों, मनोविश्लेषणवादी हैं, इन्होंने इदम ईद का सिद्धांत, थैनाटोस मैनाटोस का इन्होंने सिद्धांत दिया था, जो जुजुत्सा मुर्मुसा का सिद्धांत दिया था, गुदी अवस्था वाली बात बताई थी। और इन्हीं के शिष्य थे कौन, यूंग। यूंग ने फ्राइड ये वाला सामूहिक अचेतन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने अचेतन की अवस्था को दो भागों में बांटा था, व्यक्तिगत और सामूहिक। कौन कौन यूंग ने बताया था दोस्तों, एक बताया था सामूहिक, सामूहिक सिद्धांत,
सामूहिक अचेतन मन का सिद्धांत और एक व्यक्तिगत। तो दोस्तों तो ये कौन था, युंग था, तो युंग ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही है। अगला है कि जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा के कारण क्या है। सेम क्वेश्चन दोस्तों, बस ऑप्शन चेंज हुए हैं। सामाजिक दुश्चिंता, अंजनवी दुश्चिंता, ये तो हटा, इसी पहले ऑप्शन में बस ये था वियोग दुश्चिंता। अगर ये संवेगात्मक दुश्चिंता नहीं होता तो संवेग ही है क्या, या वियोग भी क्या है, संवेग जब दो सेपरेशन की स्थिति आती है, जब दो लोग एक दूसरे से बिछड़ते हैं, कोई भी हो, तो क्या होता है दोस्तों, वियोग होता है। तो चूंकि यहाँ पे हमारा बेस्ट ऑप्शन है संवेगात्मक दुश्चिंता, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता। अगर ये इनकेस ये नहीं रहता, ये ऑप्शन हमारा नहीं रहता, तब हम वियोग पर टिक लगा देते। दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे थे, 1 से 4 थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहे हैं और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीख रहा है, तो दोनों को किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकता है। दोस्तों इसका नॉर्मल सा है, ये विकासात्मक है, विकासात्मक गलतियां करेगा, इसको देख लीजिएगा बस। जब बच्चों का मतलब जब वो एक भाषा सीख रहे हैं कि एक ही भाषा को दो बच्चे, एक विपरीत परिवेश का बच्चा सीख रहा है, तो विकासात्मक गलतियां होती हैं, नॉर्मल सी बात है। और एक देखिए दोस्तों, सेकंड लास्ट, अधिगम तुरंत हो जाता है, अधिगम में समय लगता है, अधिगम ज्ञान से पूर्व ही हो जाता है, या उपरोक्त से कोई नहीं। दोस्तों आपको पता है, आप खुद को पता है कि कोई भी चीज़ सीखने में टाइम लगता है, तो इसका एकदम एक ऑप्शन हो जाएगा क्या, आपका लर्निंग टेक्स टाइम। कोई भी चीज़, अच्छी चीज़ क्या लेती है, समय लेती है दोस्तों। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिसिज्म ऑफ द मल्टीपल टैलेंट थ्योरी। निम्न में से कौन से बुद्धि के बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है। बहुप्रतिभा कौन दिया था दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, आपको पता है। दिया किसने था दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर इसको दिया था। तो कह रहा है बुद्धि के विभिन्न कारण केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्न प्रतिभा, बुद्धि के विभिन्न कारण छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायक होता है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर अधिक बल देता है, यह अनुभव आधारित परमाणु पर अधिक बल देता है। दोस्तों तो यह व्यवहारिक बुद्धि पर अधिक बल देता है, यही इसकी आलोचना है, व्यवहारिक बुद्धि पर अधिक बल देता है। क्योंकि पता ही है आपको कि जो जर्नल फैक्टर है उस पर ज़्यादा अधिक बल देता है कौन, बहुप्रतिभा सिद्धांत। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हमारे इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम जुड़ सकते हैं दोस्तों, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते हैं, धन्यवाद।